उत्तर प्रदेश के चुनाव चंद महीनों में होने हैं। उत्तर प्रदेश के हालात जो भी हैं, जैसे भी हैं, आए दिन आपको मीडिया के माध्यम से देखने को मिल जाते हैं। चाहे देश के हाल हो या अन्य प्रदेशों के हाल भी किसी से छुपे नहीं। वीटीवी इंडिया की यही कोशिश रही है कि आपको सच से रूबरू कराया जाए और हमारा ये प्रयास लगातार जारी रहे। नमस्कार, वीटीवी इंडिया के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत एवं आभार। मैं शिबू खान, संवाद शिबू खान की इस कड़ी में आज हमारे साथ क्षेत्रीय शख्सियत में मौजूद हैं ऐसे शख्स जो जिला उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद से वाबस्ता हैं। हम बात कर रहे हैं वरिष्ठ अधिवक्ता एवं सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर एडवोकेट मोतीलाल जी, जो कि खागा तहसील से वर्तमान में वाबस्ता हैं, साथ ही सीपीआई के विभिन्न पदों में भी हैं। तो आइए हम सबसे पहले परिचर्चा में शुरुआत करते हैं उनके परिचय की और जानते हैं उन्हीं की जुबानी। जी धन्यवाद। मोतीलाल एडवोकेट, पूर्व महामंत्री मॉडल बार एसोसिएशन खागा फतेहपुर, और इस समय मैं वामपंथी पार्टियों में सीपीआई के राष्ट्रीय कंट्रोल कमीशन का मेंबर हूं और उत्तर प्रदेश की राज्य कार्यकारिणी के सदस्य हूं। तो सर आइए चर्चा बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं देश में किसानों का आंदोलन 1 साल तकरीबन चला। 1 साल के बाद सरकार ने यूं कहें यू टर्न ले लिया या डिसीजन बदल लिया, जो भी कह सकते हैं। क्या लगता है इन्हें 1 साल में, अगर सरकार को यही सब करना था तो इतना समय क्यों बर्बाद कराया? इस 1 साल की अवधि में किसान आंदोलन के जरिए सरकार ने अपना वजन या अपना विश्वास जनता में, किसान में, वोटर्स में क्या कितना कुछ खोया और पाया है? थोड़ा देखिए, ये जो किसान आंदोलन है, ये सरकार की जो धर्मिता है उसकी वजह से इतने दिन चला। ये बात सरकार भी जानती थी कि ये बिल किसानों के हित में नहीं है, ये देश के पूंजीपतियों के हित में है, अदानी और अंबानी के हित में है। और इस आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, वो ये कि जो किसान बिल है ये सिर्फ किसानों के खिलाफ नहीं था, ये देश की आम जनता के खिलाफ था। आम जनता के खिलाफ इसलिए था, जैसे मसलन महंगाई का सवाल, बेरोजगारी का सवाल, और किसानों की जो फसल है उसका जो वाजिब दाम है, जिसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है, एमएसपी का सवाल। और एमएसपी का सवाल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आज किसान की हालत बहुत खराब है, तो इसलिए ये बिल आम जनता के खिलाफ था। जैसे पहले आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एक कानून था जिसमें यह था कि आप एक निश्चित सीमा तक अपनी गोदामों में माल रख सकते हैं, चावल रख सकते हैं, गेहूं रख सकते हैं, चना रख सकते हैं, वगैरह वगैरह, जो भी किसान के उत्पादन की चीजें भंडारण रख सकते हैं। लेकिन इस कानून के आने से उस सीमा को खत्म कर दिया गया, और जब वो सीमा खत्म हो जाएगी तो पूंजीपति अपने हिसाब से पूरा भंडारण करेगा, बड़े बड़े गोदाम बनाएगा और बाजार में उन वस्तुओं का जो आपूर्ति है वो बहुत थोड़े में करेगा। थोड़े में इसलिए करेगा कि उसको महंगाई में बेचना है, और यही कारण है कि ये जो महंगाई है इस पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल इसलिए नहीं है कि धीरे धीरे करके ये सरकार सारी चीज़ों को पूंजीपतियों के हवाले कर रही है, और कोई भी समस्या का समाधान पूंजीवाद में नहीं है। क्योंकि ये हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, और इस देश में हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है और होना भी चाहिए। और जहाँ तक ये सरकार का सवाल है, इस सरकार ने तो बहुत ही इस देश के साथ, देश की जनता के साथ, आम गरीब आदमी के साथ इतना अत्याचार किया कि आज की हालत तो ये है कि आप अपनी बात भी नहीं कह सकते। देश के तमाम बुद्धिजीवियों को, देश के तमाम जो प्रगतिशील लोग हैं, वो आज डर डर करके अपनी बात कह रहे हैं, डर डर के आंदोलन कर रहे हैं। वो कोई अपना प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। उनको ये खतरा है कि हमको पता नहीं कौन सा चार्ज लगा करके, देशद्रोह जैसे धाराओं का चार्ज लगा करके लोगों को जेल में डाल दिया जा रहा है। और आप देख रहे हैं तमाम लोग जेल में पड़े हुए हैं। अभी हमारे जो फादर थे जिनका कि 84 साल में जेल के अंदर ही उनका
देहांत हो गया और सरकार ने और जुडिशियली ने उनको इस बात के लिए ध्यान भी नहीं दिया कि कम से कम इनको बाहर किया जाए। और उनके ऊपर क्या था, चार्ज क्या था, गरीबों को, आदिवासियों को प्रशिक्षित करके उनका अधिकार वो बता रहे थे और इसलिए उनको, तो इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो जेलों में आज भी हैं। अभी हम जनता की बात क्या कहें, जो मीडिया है, जो चौथा खंभा है इस देश का, जो जिसके भरोसे देश की तमाम चीजें निर्धारित होती हैं, सबको सही जानकारी देने का जिनका जुम्मा है, वो लोग भी सही बात कहने के लिए आज स्वतंत्र नहीं है। अभी आपने देखा जब हाथरस में घटना हुई तो पत्रकार आ रहे थे उस जानकारी करने, 4 पत्रकार जिसमें केरल के पत्रकार थे और भी 3 लोग थे, उनको ये कहकर के अरेस्ट कर लिया गया और आज भी वो जेल में है। ये कह के अरेस्ट कर लिया गया कि ये सूचना प्रसारित करके यहाँ बहुत दिक्कत पैदा कर देंगे, किसी के आतंकवादियों संगठन से इनके साझ हो सकते हैं। इस तरीके का माहौल ये देश के अंदर जो बनाया जा रहा है, ये बहुत ही गंभीर बात है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये आंदोलन जो किसानों का, जिस पर आपने चर्चा की, ये आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं है। और मेरा तो ये कहना है, आह्वान है कि देश के जितने भी लोग हैं, किसान हैं, खेतिहर मजदूर हैं, और भी जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो प्रगतिशील लोग हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं, कवि हैं, जो भी इस देश, मुझे मालूम है जब आज़ादी का आंदोलन इस देश के अंदर चल रहा था तो उस जमाने में भी हमारे इन तमाम लोगों ने, अधिवक्ताओं ने, पत्रकारों ने, लेखकों ने, कलाकारों ने और तमाम तरह के जो लोग थे, उन लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, कविता के माध्यम से, लेखनी के माध्यम से और तमाम तरह से देश को जागरूक किया। मैं समझता हूँ आज जो माहौल है, ये एक तरह से एक दूसरी आज़ादी जैसे पाने का माहौल ज़्यादा मैं महसूस करता हूँ कि एक दूसरी आज़ादी जैसे पाने के लिए जनता तड़प रही है, जिसको बोलने का अधिकार नहीं है, जिसको रोजगार पाने का अधिकार नहीं है, जिसको महंगाई से निजात पाने का अधिकार नहीं, जिसको और तमाम चीज़ों से परेशानी से जूझना पड़ रहा है, शिक्षा का कोई वो नहीं है, महिलाएं असुरक्षित हैं, लोग जो है अपनी खेत और अपनी संपत्ति की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, और भ्रष्टाचार की तो बात ही छोड़ दीजिए। भ्रष्टाचार तो इतना ज्यादा है, मैं इस तहसील, आप कैंपस में आए, आपको धन्यवाद। इस तहसील के अंदर नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर किसी तहसील, ब्लॉक, जिला, थाने और कहीं भी चले जाइए, किसी भी आदमी का कोई जायज काम बिना पैसा लिए नहीं हो रहा है। तो भ्रष्टाचार का तो बोलबाला है और पुलिस महकमा जो है वो अपनी जिम्मेदारी को निभाने में पूरी तरह से नाकामयाब है। आप सोचिए, जो अत्याचार करने वाले हैं, जो उत्पीड़न करने वाले हैं, उनके साथ पुलिस के लोग हैं। लखीमपुर खीरी में किसानों को देश के गृह राज्य मंत्री का लड़का, और उसमें उसकी साजिश है गृह राज्य मंत्री की, और उसको कुचल दिया, मार डाला, और पुलिस जांच कर रही है। आप बताइए, देश के गृह मंत्री का लड़का जेल में हो और उसकी जांच पुलिस कर रही है। मैं नहीं समझ पा रहा कि ये पुलिस के लोग गृह राज्य मंत्री के लड़के की जांच किस तरह से कर सकते हैं। तो जो अपराधी हैं वो उनके साथ हैं, पुलिस उनका साथ दे रही है, और ये बहुत, इससे मैसेज गलत जा रहा है कि जो अपराधी है उसको सत्ता संरक्षण दे रही है, जो अपराधी है उसको पुलिस उसकी मदद कर रही है, जो वास्तविक रूप से जो परेशान लोग हैं उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। तो बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में जैसे लखीमपुर कांड का आपने चर्चा किया और बहुत तरीके से जोरों पर चल भी रहा है कि आए दिन इस पे कुछ ना कुछ होता भी रहता है। एक सवाल जो सामने आ रहा है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को ठोको राजनीति, ये शब्द भी आपने सुना होगा, प्रचलन में जारी है मीडिया के माध्यम से। क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो जोड़ा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया था, मिशन शक्ति, नारी शक्ति जैसे तमाम तरीके के अभियान चलाए थे, क्या लगता है इस ठोको राजनीति के आगे सब दब गया है या ये आज भी ठोको राजनीति से ऊपर है? देखिए, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, वो ये कि जब 2017 में विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस समय योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के लिए प्रोजेक्ट नहीं किया गया था, और वो चुनाव जो हुए थे वो मोदी जी के जो जुमलेबाजी है उस पर ये जनता फंस करके इनको वोट दे दी थी। इधर 5 साल में जो देखने को मिला है, और मैं समझता हूँ
कि जनता उसको भली भांति समझ रही है। और एक बात और है, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो लोग भी इस बात को समझ रहे हैं। मसलन जैसे महंगाई का सवाल है, महंगाई इतनी ज्यादा है, क्या कोई हमारे आरएसएस के आदमी को या भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति को, क्या कोई डीजल पेट्रोल या जो भी और चीजें, रसोई गैस, क्या कोई सस्ते दाम में मिल रही है, या उनके बच्चों की शिक्षा का कोई अलग से सिस्टम है? तो ऐसा भी नहीं है। तो ये अंधभक्ति करना एक अलग चीज है, लेकिन जो माहौल है जिससे पीड़ित आम जनता है, उससे ये लोग भी पीड़ित हैं। अब ये 5 साल में इन्होंने पिछला चुनाव मोदी के नेतृत्व में लड़ा, इस बार योगी के नेतृत्व में लड़ने जा रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस प्रदेश की जनता को ये सांप्रदायिकता में बांटना चाहते हैं, ये हिंदू मुसलमान में बांटना चाहते हैं। और आप पूरे चुनाव में देख लीजिए, इनका कोई भी लीडर बोलता है, कभी भी कोई बोलता है, आप बताइए महंगाई का किसने नाम लिया? किसी ने डीजल पेट्रोल के दाम का नाम लिया? किसी ने रोजगार का नाम लिया? किसी महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है उसका कोई नाम लिया? ये नाम कुछ नहीं लेते हैं। ये सिर्फ ये कहते हैं कि भाई अगर हमारी आप सरकार नहीं बनाएंगे तो पाकिस्तान के सरपरस्ती के लोग होंगे, वो यहाँ खुशी मनाएंगे, आप लोगों को यहाँ रहने नहीं देंगे। इसलिए आप सब बात छोड़िए, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, सारे लोग पीड़ित हैं, ये सब बात छोड़िए। आप वोट इसलिए दीजिए कि हमें हिंदुत्व की रक्षा करना है। तो भाई राजनीति में हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए कोई राजनीति पॉलिटिक्स नहीं होती है। राजनीति होती है, चुनाव होते हैं आम जनता के सवालों को हल करने के लिए, उनके बुनियादी चीजों पर चर्चा करने के लिए, आने वाले भविष्य में उनका भविष्य क्या होगा इसके लिए। तो जहां तक मैं समझता हूं, जनता इस बात को समझ रही है और वो आने वाले दिनों में, क्योंकि 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उस पर जनता अपना फैसला देगी। और मैं समझता हूं ये फैसला बहुत ही अच्छा होगा और सांप्रदायिकता के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ और जो इनकी तमाम जन विरोधी नीतियां हैं, इनको जनता समझ रही है और इसके खिलाफ वो वोट करेगी आने वाले दिन। चर्चा में हमने राष्ट्र की चर्चा करी, राज्य की कर ली, अब आपके जिले से चर्चा करें। क्या लगता है जो पूर्ववर्ती सरकार में और आज की सरकार में जो तंत्र चलता है, प्रशासनिक तंत्र, उसमें आपने कितना बदलाव देखा? देखिए, पूर्ववर्ती सरकार और वर्तमान सरकार दो चीजें हैं। एक तो ये है कि पूर्ववर्ती सरकार अगर बहुत अच्छी ही होती तो ये वर्तमान सरकार न आती, कहीं न कहीं कुछ बात है। लेकिन जब तुलनात्मक ढंग से कोई चीज देखी जाएगी तो कम से कम ये बात साफ हो जाती है कि रोजगार के सवाल पर और जो किसानों की समस्याएं हैं उसके सवाल पर, जो एजुकेशन के सवाल हैं वो सवाल हैं, जो तमाम लड़कियों के पढ़ने वाले लड़कियों की, महिलाओं के सवाल हैं वो सवाल हैं, शिक्षित बेरोजगारों के सवाल हैं। इन सवालों पर जनता जो है इस बार सोचती है और चर्चा करेगी और इसलिए इन सारी चीजों पर वर्तमान सरकार फेल है। तो ये जाहिर सी बात है कि जब सरकार पूरी तरह से फेल है तो जनता अल्टरनेट खोजती है, ये स्वयं का काम है। और मैं एक बात आपसे और कह देना चाहता हूँ चुनाव के संबंध में, यहाँ बहुत लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि भाई ये वोट का डिवाइडेशन हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी फिर सरकार में आ जाएगी, जीत जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। इस बार जनता सोच रही है कि हमें क्या करना है और जनता फैसला करने जा रही है। आपने बंगाल में देखा, बंगाल में 3 फ्रंट चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी को हराने का सवाल आया तो नेताओं की बात वहां की जनता ने नहीं समझी, न मानी। उन्होंने सीधे जो बीजेपी को हरा रहा था, जो बीजेपी से लड़ रहा था, उसके साथ उन्हें अपना पोलराइजेशन पूरा हो गया वोट का और किसी की उन्होंने बात नहीं मानी। तो मैं समझ रहा हूँ बहुत चीजें इतिहास से सीखी जाती हैं और लोकतंत्र में तो बहुत सारी चीजें वैसे भी हम लोग कहते हैं और सीखने का अधिकार है। तो जनता इस बात को समझ रही है कि ये जितनी बातें कह रहे हैं ये कोई भी बात इनकी सच्ची नहीं है, ये झूठी बात है। और एक बात और मैं कह दूं आपको, ये चुनाव जो है ये सिर्फ सत्ता परिवर्तन का चुनाव नहीं है, ये चुनाव इस बात का भी है कि हमको अभिव्यक्ति की आजादी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हमको अपनी बात कहने का संवैधानिक हक मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम रोजगार की बात कहेंगे तो लाठी तो नहीं खाएंगे, जेल तो नहीं चले जाएंगे, हम सही बात कहें इस बात का भी चुनाव है। इसलिए जनता परिवर्तन के मूड में है और अल्टरनेट जो होगा वो भाजपा के खिलाफ जनता उसको इस बार वोट देगी। और मुझे ऐसा लग रहा है
कि देखिए लोकतंत्र में बहुत बड़ी जितनी लोग हैं, बहुत बड़ी रियासतें और बड़े लोग ये चुनाव तमाम बड़े असरदार लोग चुनाव हार जाते हैं, इतिहास गवाह है। तो इसलिए ये कोई घमंड में न रहे कि भाई हमारे पास पैसा है, हमारे पास ताकत है। आपने कोरोना जैसे महामारी का केयर फंड इकट्ठा करके जो पैसा इकट्ठा कर लिए और देश की जनता पूछती रही, आज तक एक नए पैसे का हिसाब नहीं दिए। आपने पूरे देश के अंदर बड़े बड़े आलीशान अरबों खरबों रुपए के दफ्तर तैयार कर दिए। आखिर ये जो पैसा जनता का टैक्स का है, इसको आप बर्बाद कर रहे हैं। अपने लिए जहाज खरीद रहे हैं, अपने लिए विदेश की यात्रा में सारा पैसा खर्च कर रहे हैं। तो ये जो जनता का पैसा है, इसको आप गलत तरीके से खर्च कर रहे हैं। इसलिए जनता इस बात को समझती है और आने वाले दिनों में अब वो इस बात को समझेगी और इनको पूरा जवाब देगी। और एक बात और आपसे कहने देगा, ये किसान आंदोलन ये इनको जो है पूरा सबक सिखा देगा। अभी आपने देखा, इन्होंने बिल वापसी का जो घोषणा कर दी, उसके बाद भी किसानों के तेवर किस तरह से मजबूत है। ऐसा इस समय किसान इतना जज्बात अपनी कहता है, जज्बे के साथ अपनी बात को कहता है कि ये पहले प्रधानमंत्री हैं इस देश के अंदर जिनके ऊपर किसानों का, आम जनता का, छात्रों का, मजदूरों का और तमाम शोषित पीड़ित लोगों का विश्वास नहीं है। किसान कहते हैं हम इस पर विश्वास नहीं करते, इस प्रधानमंत्री। ये इस देश के लिए और मैं आपको बताऊं, 1 साल किसान आंदोलन चला इस देश के अंदर। हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के अंदर इस प्रधानमंत्री की छीछा लेदर हुई है, इस सरकार की छीछा लेदर हुई है। और ये समझे न समझे, लेकिन पूरे दुनिया के अंदर ये भारत के किसानों का जो आंदोलन है, उसने एक चर्चा बना दी और पूरे देश में गली गली में इसकी चर्चा है। दुनिया के तमाम देशों में लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं और मोदी जी की नीति का विरोध कर रहे हैं। दुनिया के अंदर ये पहला अवसर है कि किसानों ने प्रधानमंत्री के खिलाफ देश के लोगों को नहीं, दुनिया के लोगों को खड़ा कर दिया। महज चंद महीनों में उत्तर प्रदेश का विधानसभा भी चुनाव होने वाला है। ऐसे में वीटीवी इंडिया के माध्यम से देश या प्रदेश वासियों को स्पेशली आने वाले अपकमिंग चुनाव, क्योंकि 5 राज्यों में भी चुनाव है और आप कम्युनिस्ट पार्टी से वाबस्ता हैं, ऐसे में आप प्रदेश वासियों को जो 5 राज्यों के हैं या जहां जहां पर भी चुनाव, उनकी जनता को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, ये जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और खास तौर से उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, पंजाब का भी चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। हम चाहते हैं और पूरा जनता को हम ये निवेदन करना चाहते हैं, अनुरोध करना चाहते हैं कि यदि आप चाहते हैं कि महंगाई से छुटकारा मिले, यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को सही शिक्षा मिले, यदि आप चाहते हैं कि पढ़ने लिखने के बाद लोगों को रोजगार मिले, यदि आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर और तमाम देश के हिस्सों में हमारी बहू बेटियां सुरक्षित रहें, यदि आप चाहते हैं कि गरीब आदमी का जो लूट जारी है, जो उनके संपत्ति में कब्जा करने का अभियान जारी है, जो और तमाम में ये भ्रष्टाचार का जो बोलबाला है, इससे अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ सभी वर्ग के लोगों से और खास तौर से किसानों से, मजदूरों से, छात्रों से, नौजवानों से, तमाम वर्कर्स जो 10-20 हज़ार रुपए के नौकरी करने वाले लोग हैं, उनसे, तमाम लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि देश की संपत्ति ना बिके, आप चाहते हैं कि एयरपोर्ट बचे, आप चाहते हैं कि रेलवे बचे, आप चाहते हैं कि बंदरगाह बचे, आप चाहते हैं कि देश की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बचे, तो आपको इन 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहिए। और हराना इसलिए नहीं चाहिए, ये एक फासिस्टवादी सरकार है, ये आपको बोलने का अधिकार नहीं देती है, ये आपको आंदोलन करने का अधिकार नहीं देती है, ये घमंड से काम कर रही है। इसलिए लोकतंत्र में जो रवैया इस सरकार का है, वो फासिस्टवादी रवैया है। लोकतंत्र में फासिस्टवादी रवैये का कोई स्थान नहीं है। इसलिए हर हालत में सभी वर्ग के लोग और खासतौर से मैं बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों से खासतौर से अपील करना चाहता हूं कि आप समाज में एक दिशा देते हैं, दिशा बदलते भी हैं, इसलिए उस दिशा बदलने का काम इस देश को बचाने के लिए करिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए करिए, भारतीय संविधान को बचाने के लिए करिए
और जब हमारा संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा और आपका ये प्रेस मीडिया बचेगा, लोग तभी बचेंगे, तभी महंगाई से आप लड़ सकते हैं, तभी जो आने वाले संकट है उससे भी लड़ सकते हैं। इसलिए आपको मैं कहना चाहता हूं। सम्माद शिबू खान में ये थे वरिष्ठ अधिवक्ता मोतीलाल जी, जिन्होंने अपने विचार आम जनमानस से साझा किए हैं। साथ ही वर्तमान की चाहे केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार भी तमाम तरीके से प्रहार किया है। वीटीवी इंडिया हमेशा से ही दबे कुचले शोषितों वंचितों की आवाज उठाता रहा है एवं भविष्य में भी उठाता रहेगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव चंद महीनों में होने हैं। उत्तर प्रदेश के हालात